चलिए, तो उपन्यास, ठीक है। उपन्यास में हमने मतलब कल जो पढ़ा था उसमें प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। और अच्छी चीज यह है कि आपके जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है एलटी का, उसमें वो वाला हिस्सा नहीं है। कौन सा वाला? यानी प्रेमचंद पूर्व युग का कोई भी उपन्यासकार, प्रेमचंद पूर्व युग का कोई भी उपन्यासकार आपके सिलेबस में किसी का भी नाम नहीं है। मतलब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, लेकिन गुलेरी जी ने कोई उपन्यास नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उपन्यास की यूनिट, वो आती है सीधा प्रेमचंद युग करेंगे हम, ठीक है। और हिंदी कहानी के इतिहास में जो युग प्रेमचंद प्रसाद युग नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रसाद कहानी विधा में प्रसाद का भी महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक। लेकिन उपन्यासों की दुनिया में मान सकते हैं आप कि प्रसाद का वो महत्व नहीं है जितना उनका कहानियों में है, नाटकों में है या फिर कविता में है। तो प्रेमचंद युग आप कह सकते हैं उपन्यास में, या प्रेमचंद युगीन उपन्यास आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो ये आएगा आपका अगला हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने प्रेमचंद पढ़ने हैं, प्रेमचंद के साथ साथ के उपन्यासकार करने हैं। जो आपके सिलेबस में प्रेमचंद योगीन उपन्यासकार लगे हुए हैं, एक तो कहने की बात ही नहीं है कि खुद मुंशी प्रेमचंद जी लगे हुए हैं, दूसरा आपके इसमें लगे हुए हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, एक उसमें से अधूरा रह गया था, तो यानी कि आपको अब 2 का ही ध्यान रखना है, मतलब टेस्ट 3 तो आपको 2 ही पढ़ने हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। और एक और रचनाकार इसमें आते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा उग्र। तो ये 3 उपन्यासकार हमको करने हैं, ठीक है। ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रेमचंद को सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, उसी क्रम में जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के बारे में थोड़ा बहुत पता रहे तो अच्छा, उग्र के बारे में भी थोड़ा बहुत पता रहे तो अच्छा। उपन्यास रचनाओं का नाम आप जरूर याद कर लेंगे, जो टेबल आपको लिखाई जाएगी वो जरूर आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो है क्या कि इसमें मतलब इन उपन्यासकारों के नाम लिखने से पहले प्रेमचंद युगीन उपन्यास या प्रेमचंद युग आपने हेडिंग डाली होगी, ठीक है। उसमें लिखिए आप 1-2 लाइनें, हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को समझते हुए। लिख सकते हैं प्रेमचंद के आगमन तक, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास, आगमन तक हिंदी उपन्यास। रोमांच, रोमांच हो गया, आगमन तक हिंदी उपन्यास, रोमांच, काल्पनिकता तथा, देखिए प्रेमचंद मतलब प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास, रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा, नैतिक उपदेशों से भरा रहा। तो जो प्रेमचंद युग में हमने, प्रेमचंद पूर्व युग में हमने समझा था कि 3 प्रकार के उपन्यास लिख रहे थे, या तो इतिहास के प्रति ऑब्सेशन था तो वहां की कहानी ले ली, उस पर बेस्ड कुछ लिख लिया, या फिर क्या कर दिया, कुछ जादू वाली कहानियां लिख ली, है ना, मतलब मनोरंजन के लिए, और या फिर उपदेशात्मक उपन्यास लिखे गए नैतिक उपदेश देने के उद्देश्य से। तो इस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे। लेकिन प्रेमचंद के बाद क्या हुआ, लिख सकते हैं इसी में अगली पंक्ति लिखिए, प्रेमचंद ने पहली बार, प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास की परंपरा को, प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास की परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास की परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, ठीक है। तो ये सारी बातें, अच्छा प्रेमचंद के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम कहानी में बात कर चुके हैं कि प्रेमचंद का जो असली नाम था वो धनपत राय था, एक नाम नवाब राय नाम भी चलता था, उर्दू में लिखते थे शुरू में, तो उर्दू में उन्होंने लिखा था क्या, आपका धनपत राय नाम से लिखना शुरू किया था। 1 मिनट, एक कैमरा शायद बंद हो गया। अभी ऑनलाइन में बताइए, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को ना, बीच में कैमरा बंद हो गया था लाइट जाने की वजह से। आई होप अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए 30 लोग जुड़े हुए हैं तो ठीक है, चलिए ठीक है, चलो चलो ठीक है।
तो क्या कह रहे थे हम कि प्रेमचंद पे ही कह रहा था कि सामाजिक यथार्थ से उन्होंने उसको हाँ, तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में धनपत राय वगैरह इनका नाम था, उसमें कहानियों में हमने आपको लिखा रखा है। जो इनको फिर वही कहानी थी सोजे वतन जब जब्त हुआ, तो उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। और ये जो प्रेमचंद नाम सजेस्ट किया था, उर्दू के एक संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने कहा था कि आप अपने दूसरे नाम से रखो, प्रेमचंद नाम से रख लो, तो ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। तो शुरुआत उन्होंने मतलब प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया, तो फिर उर्दू में ही शुरू में लिखा, लेकिन बाद में जल्दी वो हिंदी में आ गए। कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिस तरह से कहानियां कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने, जैसे जो बड़े घर की बेटी थी, वो कहानी मतलब करीब करीब मान सकते हैं 1915 ईस्वी तक वो कहानियां उपन्यास सारी की सारी मतलब उर्दू में ही लिखते रहे। 1915 के बाद वो हिंदी में आते हैं। जैसे हमने आपको तथ्य बताया गया है कि हिंदी की जो उनकी पहली कहानी जो थी, जो उन्होंने विशुद्ध रूप से हिंदी में ही लिखी, उस कहानी का नाम था सौत। ठीक है, सौत वो कहानी थी जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी। बाकी जो इससे पहले की कहानियां उन्होंने लिखी थी कुछ कुछ, जैसे बड़े घर की बेटी वगैरह, वो उर्दू में लिखी थी। तो इसी तरह से कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जो प्रेमचंद ने उस भाषा में लिखे हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का नाम करते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके प्रमुख उपन्यासों को कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रेमचंद के उपन्यासों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और खास करके 3-4 उपन्यास ऐसे हैं, जैसे गोदान है, गोदान की कहानी को हमको कम से कम समझना पड़ेगा। 8-10 पात्र हमको याद रहे तो थोड़ा सा गहराई में प्रश्न आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये है भाई इसमें। तो लिखिए आप, मतलब इसके बारे में ये लिख लिया कि सामाजिक यथार्थ से जोड़ा है। इसमें आप सीधा सीधा करके लिख सकते हैं कि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हम लिखने वाले हैं। प्रमुख उपन्यास। तो चलिए हम एक काम इसमें ऐसा कर सकते हैं, गोदान को तो हमको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जाकर के करना पड़ेगा, लेकिन इनको जो इसके अन्य उपन्यास हैं उनको हमको थोड़ा उस तरह से लिखा जा सकता है। तो एक एक करके लिखिए। पहला लिखिए, इनका एक उपन्यास आया था देवस्थानम रहस्य, देवस्थानम रहस्य। ये इन उपन्यासों के बारे में बात कम होती है, क्योंकि ये शुरू में, ये इनके बहुत शुरुआती स्थल के, मतलब ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था, बाद में ये हिंदी में आया था। तो इसका जो उर्दू नाम था वो था असरारे मुआविद। तो इसका नाम भी आपको लिखना चाहिए, असरारे मुआविद या माविद है, माविद। ठीक है, ये इनका पहला उपन्यास था, उर्दू से शुरू किया था। म नहीं है, मुंह नहीं है, म है। तो असरारे माविद नाम से ये छपा था, यानी कि इसका हिंदी में जो फिर तर्जुमा हुआ, तर्जुमा माने अनुवाद हुआ, देवस्थानम रहस्य नाम से हुआ। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं एक पंक्ति, एक लाइन में आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में लिखिए एक पंक्ति कि धार्मिक स्थलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं, धार्मिक स्थलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रथाओं का चित्रण किया गया है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एक पंक्ति में कि भ्रष्टाचार, धार्मिक स्थलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रथाओं या फिर कुरीतियों, जो भी आप लिखना चाहें, कुप्रथाओं कुरीतियों का चित्रण किया गया है। ये इनका पहला उपन्यास था। ठीक, इसके अलावा दूसरा उपन्यास आप लिखिए, देवस्थानम रहस्य लिख लिया आपने। असरारे महाविद 1902-1903 के आसपास इन्होंने लिखा था, 1903, ठीक है ना। दूसरा इनका, हाँ, दूसरा उपन्यास है इनका प्रेमा नाम से आता है, प्रेमा, प्रेमा नाम से आता है। ठीक है, और इस उपन्यास का जो उर्दू में नाम है हम खुरमा ओ हम सवाब, हम खुरमा ओ हम सवाब, हम खुरमा लिख ही लेते हैं, हम खुरमा, हम खुरमा ओ हम सवाब, ये नाम चलता था इसका। और इस उपन्यास के विषय में लिखिए आप, हम खुरमा, प्रेमा उपन्यास के बारे में, हम खुरमा ओ हम सवाब, इसमें लिखिए विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा विधवा विवाह की समस्या, इसमें जो है विधवा विवाह का एक तरह से समर्थन किया गया है। तो लिखिए विधवा विवाह की समस्या पर आधारित उपन्यास, की समस्या पर आधारित उपन्यास। और इसमें क्या किया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। तो विधवा विवाह का समर्थन किया गया है।
विधवा विवाह का समर्थन। विधवा विवाह का समर्थन। तो प्रेमा एक उपन्यास ये है इनका। इसके अलावा तीसरा लिखिए अगला जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, सेवा सदन। सेवा सदन, सेवा सदन, और इसका उर्दू में नाम था बाजार ए हुस्न। बाजार ए हुस्न, ठीक है। तो सेवा सदन बाजार ए हुस्न नाम से है। तो इसमें जो है वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित ये उपन्यास है, सेवा सदन, और इसमें लिख सकते हैं वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित। वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित उपन्यास। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें पूछी जा सकती हैं कि वेश्यावृत्ति की समस्या पर कौन सा उपन्यास है, या फिर एक सवाल काफी फेवरेट है लोगों का, वो गबन उपन्यास को लेकर के कि मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षाओं पर आधारित, मध्यवर्ग की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो उनको दिक्कतें आती हैं उससे संबंधित उपन्यास कौन सा है, तो गबन। तो ऐसा कम से कम एक थीम, कम से कम एक लाइन की थीम आपको कम से कम पता हो तो ही आपका काम चल जाता है मेरे विचार से, ठीक है। तो इसकी जो मतलब इसकी जो नायिका है सेवा सदन उपन्यास की, उसका नाम शायद सुमन है, ठीक है, जहां तक मुझे याद, सुमन ही है, हाँ सुमन नाम से सुमन है नायिका, ठीक है। तो कई बार ये कुछ कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिसके मतलब एक दो कैरेक्टर का नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए। सुमन जो है सेवा सदन नायिका, इसकी नायिका है। अच्छा, इसके अलावा जो हम कहानी में बात कह रहे थे, बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट होकर के आता है, ठीक, कि देखिए प्रेमचंद के ऊपर क्या था, गांधी बाबा का ठीक ठाक महत्व मतलब वो था, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या है कि जैसे कुछ चीजों से ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रभाव ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग एक ही तरह का सोचते हो कभी कभी। जैसे देखिए महात्मा गांधी तो 1915 में भारत आए, लेकिन जो उनकी कहानी थी बड़े घर की बेटी वो 1910 में लिख ली थी, ठीक है। और महात्मा गांधी भी परिवार व्यवस्था के, संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, प्रेमचंद भी संयुक्त परिवार के समर्थक हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेमचंद के ऊपर प्रभाव था, हालांकि बाद में प्रभाव हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं था। गांधी का प्रभाव आया, लेकिन तब आएगा ना जब गांधी इनके जीवन में आएंगे, तो ठीक है, कम से कम सामाजिक प्रभाव गांधी का बढ़ेगा तब। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास था सेवा सदन, तो सेवा सदन में किस तरह से बताया गया है, वेश्यावृत्ति की समस्या पर है कि कैसे मतलब परिवार में जिस तरह से शोषण होता है तो स्त्रियों को क्या करना पड़ता है, मतलब बड़ी मजबूरी के साथ बड़ी कठोर जीवन जीते हुए वेश्यावृत्ति के दलदल में वो उनको ढकेल दिया जाता है। और इस वजह से क्या होता है, अब इनका समाधान कैसे प्रस्तुत किया है, वही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कि क्या करना चाहिए, सेवा सदनों की स्थापना करनी चाहिए जहां पर ये सारी महिलाएं रह करके अपना कुटीर उद्योग चला सके, सूट काटना, छोटा मोटा काम करना, टेलर वेलर इस तरह का काम कर सकती हैं। तो सेवा सदन का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। हालांकि मतलब ये बहुत ही ऐसा समाधान, कोई कंक्रीट समाधान थोड़ी है ये इस समस्या का, ठीक है। कितने सेवा सदन खोल लेंगे आप, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कोई कंक्रीट समाधान है, आप इसको नहीं मान सकते, लेकिन तब भी क्योंकि समाधान देने का उस समय पे था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, प्रेमचंद की साहित्य का मतलब केंद्रीय विचारधारा थी, तो इस वजह से वो ऐसा सोचते थे, ठीक है। अगला लिखिए आप, सेवा सदन के बाद अगला उपन्यास जो इसमें है वो है वरदान। वरदान, वरदान, वरदान कुछ ऐसा मतलब बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसके बारे में मतलब केवल नाम आप याद रखें तो ठीक रहेगा। वरदान ये दरअसल एक लव स्टोरी है, प्रेम का प्रसंग है। तो इसका जो नाम है उर्दू में, नाम बार बार देखना पड़ेगा उर्दू में, वरदान है जलवा ए ईसार। वरदान का नाम है जलवा ए ईसार, तो लिखना ही चाहिए जलवा ए ईसार। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ जलवा ए ईसार, कभी कभी क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का विशुद्ध रूप से हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास कौन सा है। हाँ मतलब जो उन्होंने हिंदी में ही लिखा, ये सारे क्या है मेनली मतलब उर्दू में लिखे थे और उर्दू से फिर ये हिंदी में आए, हिंदी में सारे ये नाम ये चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रेमा उपन्यास, हम खुरमा वो हम सवाब नाम से नहीं आएगा, अगर प्रश्न पूछा गया तो प्रेमा नाम से पूछा। हाँ ये क्या है कि पहले ये सारे नाम थे उर्दू में छपे थे, बाद में इनका नाम हिंदी में ये आना शुरू हुआ,
ठीक है, इस तरह से चलता रहता था, लेकिन बाद में वो विशुद्ध रूप से हिंदी में आने शुरू हुए। ठीक है, तो पहले तो फिलहाल आप इसका नाम लिखिए। तो वरदान में क्या लिखा जा सकता है? ये प्रेम और विवाह की समस्या पर आधारित है। तो आप चाहें तो इसमें कुछ नहीं भी लिखना चाहें, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो लिख लो प्रेम एवं विवाह की समस्या। प्रेम एवं विवाह की समस्या। मतलब वरदान उपन्यास के बारे में कभी सवाल उस तरह से देखा नहीं, हालांकि नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेम एवं विवाह की समस्या है कि मतलब प्रेम है तो विवाह हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस तरह से ही कुछ होगा संभवतः, पढ़ा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? यूटेट में आया था कि क्या पूछा गया था? वरदान के अंदर से पूछा था या पूछा था किसका उपन्यास? नाम किसका उपन्यास, मतलब क्या क्वेश्चन क्या था, किसका उपन्यास है? या फिर विकल्प में रख लिया होगा निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, या फिर कौन सा नहीं है, इस तरह से भी आता है सवाल। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न से पूछा जाए, ज्यादा नाम ही आपको याद रखना है क्योंकि प्रेमचंद ने लिखा है। इसके अलावा लिखिए आप वरदान के बाद प्रेमाश्रम, अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम, और प्रेमाश्रम का जो नाम उर्दू नाम चलता है वो है आपका, कहाँ गया, प्रेमाश्रम लिखिए गोश ए आफियत। हालांकि इसके उर्दू नामों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित आप ना रहें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उर्दू नाम आपसे पूछा जाएगा, मतलब 100 साल में एक बार संभावना है पूछने की। ठीक है, तो 100 साल में एक बार और एक क्वेश्चन की संभावना को लेकर के आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहो। इतना याद करते रहोगे तो बाकी मतलब ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है ना। तो उन चीजों पर क्यों वेस्ट करें कि जो मतलब पूछ, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि ये नाम पूछा गया। हालांकि ये इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि आपको कम से कम नोट्स में ये ध्यान रहे कि ये सारे उपन्यास मूलतः उर्दू में लिखे गए थे। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा याद रहता है, केवल रटाने का भाव नहीं है, थोड़ा सा नोट्स में दिखा रहे, थोड़ा सा आपको कम से कम एक इमेज बनी रहे कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ नाम लिखा गया था, तो आपको याद रहता है, फिर वो काम आती है चीजें इस तरह से करीबी। तो प्रेमाश्रम गोश ए आफियत नाम था, और प्रेमाश्रम के बारे में लिखिए आप। ये थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा आने लगे हैं मतलब उस तरफ, किसानों की तरफ थोड़ा सा, तो लिख सकते हैं इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों प्लस किसानों, जमींदारों और किसानों, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के मतलब क्या रिलेशन है, किस तरह से चलता है, उसके संबंधों का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम हो गया। अगला लिखिए प्रेमाश्रम के बाद जो आता है, प्रेमाश्रम के बाद लिखिए रंगभूमि। रंगभूमि, रंगभूमि, तो इसके बारे में लिखिए आप। यहां से थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजीवाद का मतलब संकेत पहला पहला कहां से। अच्छा हाँ, उर्दू नाम भी लिखाना है। उर्दू नाम है रंगभूमि का चौगान ए हस्ती। चौगान ए हस्ती, चौगान ए हस्ती। ठीक है, तो ये नाम है चौगान ए हस्ती। तो इसमें लिखिए आप, इसमें एक पंक्ति लिखिए, नव विकसित पूंजीवाद, नव विकसित पूंजीवाद। अच्छा, कुछ शब्दों का मतलब कम से कम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, इस तरह की थोड़ा बेसिक शब्द, मतलब बहुत मतलब एकदम दर्शन या पॉलिटिकल साइंस के लेवल पर न भी पता हो, अच्छा पता हो तो और अच्छी बात है, वो तो आपका ज्ञानवर्धन है, लेकिन कम से कम साहित्य की एक बेसिक समझ बनाने के लिए इन शब्दों की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व,
नवविकसित पूंजीवाद तथा भारतीय परंपरा के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें हैं? सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, सामंतवाद हो गया, औद्योगिक पूंजीवाद हो गया, पूंजीवाद। इसके अलावा जो शोषण है, किसान फिर मजदूर, ये सारी चीजें। राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग पूंजीवाद हो गया, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग। प्रशासन तंत्र और उत्पीड़न और उत्पीड़ित बौद्धिक वर्ग। इसके अलावा प्रशासन का तंत्र क्या है? प्रशासन तंत्र तथा उत्पीड़ित जनता का चित्रण, उत्पीड़ित जनता का चित्रण। उत्पीड़ित जनता का चित्रण। ये रंगभूमि उपन्यास है 1925 के आसपास का। ठीक, अच्छा, इसमें है क्या? दरअसल आप ये कर सकते हैं, उत्पीड़ित जनता का चित्रण। इसमें आपको एक चीज और समझने वाली है। इससे पहले के उपन्यासों में होता क्या है? दरअसल जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़नी शुरू होती है लेखक के रूप में। अब एक लेखक सबसे पहले तो एक व्यक्ति है पूरी तरह से, तो उसने जो अपने आसपास देखी होगी चीजें, जो उसकी समझ होगी, वो अपने उसी के अनुसार लिखेगा। तो शुरू में प्रेमचंद की जितनी समझ रही होगी उन्होंने इस तरह से लिखा है। लेकिन जैसे जैसे वो शहर आए, आप लोग जानते हैं कहाँ से आए, अवध के कहीं उधर से आते हैं, लमही गांव उनका जन्म स्थान पड़ता है, यानी अवध लखनऊ, वहां से दिल्ली आए होंगे संभवतः। दिल्ली आए होंगे तब उन्होंने चीजें समझनी शुरू की होंगी, व्यक्ति की समझ बढ़ती है तो समझ में आया होगा सामंतवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, राजनीतिक तंत्र कैसे काम करते हैं, ये प्रशासन कैसे काम करता है, जनता के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे शोषण होता है। ये सारी चीजें समय के साथ आदमी सीखता है, समझता है। तो वो सारी चीजें फिर उपन्यास में धीरे धीरे करके परिलक्षित होना शुरू हुई है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ जाता हुआ उपन्यास रंगभूमि आपके लिए है। ठीक, इसके अलावा ये जो था, इसके अलावा जो अगला उपन्यास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कायाकल्प। कायाकल्प उपन्यास, ठीक है, कायाकल्प। और कायाकल्प का कोई उर्दू नाम नहीं है क्योंकि ये विशुद्ध रूप से हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है। ठीक है, कायाकल्प तो लिखिए, पूर्ण कैसे लिखा जा सकता है? यानी कि मूलतः विशुद्ध क्या होता है? क्या बाकी सारे अशुद्ध हैं? मूलतः हिंदी में ही लिखा गया, हिंदी, मूलतः हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास, लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा कायाकल्प में क्या चीजें हैं? अब वो सारी चीजें एक तरह से इसमें भी यही है, जमींदारी प्रथा का वर्णन है, जमींदारी प्रथा का वर्णन है। जमींदारी प्रथा का वर्णन। अच्छा, ये एक मामले में थोड़ा सा कमजोर नजर आनी शुरू होती है। प्रेमचंद धीरे धीरे करके यथार्थवाद की तरफ आना शुरू होते हैं, लेकिन ये कहानी आकर के थोड़ा सा इस बारे में ये कमजोर पड़ता है ये उपन्यास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ये उपन्यास बड़ा अलग सा ही है। इसी तरह से एक और उपन्यास है उनका जो उन्होंने लिखा था, कर्मभूमि शायद उपन्यास था, जो गोदान से ठीक पहले लिखा था। ठीक है, उसमें भी पुनर्जन्म की कहानी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। ठीक है, तो समझ में नहीं आता कि जो आदमी यथार्थवाद की तरफ जा रहा है, बीच में अचानक से चमत्कार प्रधान थोड़ा सा उपन्यास लिखना। तो जमींदारी प्रथा वगैरह है इसमें, लेकिन थोड़ा सा विलास लीलाएं हैं इसमें, और उसके अलावा थोड़ा आपको नजर आता है चमत्कार, पुनर्जन्म जैसी चीजें, इनमें चीजें नजर आनी शुरू होती हैं। कायाकल्प ऐसा इस प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा अगला उपन्यास है निर्मला। और यहां से सवाल पूछा जाता है कि बेमेल विवाह या अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए निर्मला। इसके बारे में लिखिए, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित
अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास। पर आधारित लिख सकते हैं, बस इतना भी बहुत है। अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित अगर कोई उपन्यास आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, तो निर्मला उपन्यास है, ठीक है, प्रेमचंद का। इसके अलावा एक उपन्यास लिखिए आप, गबन। अच्छा, हाँ गबन, निर्मला के बाद गबन। अच्छा, गबन उपन्यास के बारे में एक रोचक तथ्य आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पहले लिखा गया था 1907 ईस्वी में, उर्दू में लिखा गया था मूलतः, ठीक है। तो ये यानी कि, और फिर मतलब हिंदी में ये बाद में आया। तो गबन उपन्यास का जो असली नाम था, मतलब जो उर्दू में नाम था, वो किशना नाम था, ठीक है। और ये कालक्रम से करवाया जा रहा है आपको, किसके, ये हिंदी के कालक्रम से है। अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो गबन छपा था 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो आप कालक्रम के बारे में ये कंफ्यूजन ना करें, आपसे जो पूछा जाएगा आपको इसी कालक्रम में ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ नहीं, 31 1931 गबन जो है 1931 में छपा था। लेकिन किसना जो छपा था, यानी उर्दू में जो मूलतः जब ये छपा था तो 1907 में छपा था। और जहां तक मेरा गेस है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि किसना उपन्यास में जो चीजें रही होंगी, बाद में गबन उपन्यास, गबन उसको गबन बनाते बनाते, मतलब हिंदी में लिखते लिखते प्रेमचंद ने उसमें चेंजेस थोड़ा बहुत किए जरूर होंगे, ठीक है। क्योंकि आदमी की समझ थोड़ा उस हिसाब से विकसित होती है, तो उसमें चेंजेस लाता ही है। तो किया हुआ जरूर होगा कुछ ना कुछ चेंज। तो इसमें लिख सकते हैं कि गबन के बारे में, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रवृत्ति तथा एक तरह से कह सकते हैं कि तथा मध्य वर्ग की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं के त्रासद के, मतलब यहां पर ट्रेजेडी ही होती है, के त्रासद पक्ष का चित्रण, ठीक है। तो गबन जो उपन्यास है अपने आप में थोड़ा अलग प्रकार का उपन्यास है। नहीं, त्रासद इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। मतलब त्रासद इसलिए है क्योंकि देखो, एक तो हो सकता है, देखो कभी कभी क्या होता है, महत्वाकांक्षाएं होना अच्छी बात है, खराब बिल्कुल भी नहीं है जीवन में, है ना। महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई चाहता है कि मैं बहुत सिंपल जीवन जीऊं, ठीक है, एक सामान्य सी नौकरी हो, शादी हो, बीवी बच्चे हो, गाँव में रहें, बढ़िया रहें, जीवन कटे अच्छे से। किसी का हो सकता है बहुत महत्वाकांक्षी हो, ठीक है। और महत्वाकांक्षी हर तरह की हो सकती है, किसी की बहुत धन कमाने की हो सकती है, किसी की हो सकती है कि एब्सोल्यूट पावर ग्रैब करनी है, कि भाई देश का प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री भी क्या करना है कि मतलब मेरे मरने के 20 साल बाद क्या कहें, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ना कहें, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री कहें, ऐसा भी एक मन कर सकता है किसी का, ठीक है। तो ये होना ठीक, मतलब महत्वाकांक्षाएं होना मतलब गलत नहीं है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में कभी कभी मतलब एक तो गलत रास्ता अपना लेना, या फिर कभी कभी क्या होगा, महत्वाकांक्षाएं आपको कुछ ऐसे पक्ष की ओर लेकर के जाएंगी जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, और इस वजह से क्या होगा, आपका जो है त्रासदी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, किसी की पावर की भूख किसी को बहुत गलत रास्तों पर लेकर के जा सकती है, और वो उसका अंत दरअसल क्या होगा, ट्रेजिक होगा, त्रासद होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, गबन उपन्यास की कहानी इस तरह से है कि मध्यवर्गीय पति पत्नी है, जो पति है वो एक सरकारी ऑफिस में एक मामूली सा क्लर्क है, ठीक है। और मामूली सा क्लर्क है, तो हुआ क्या है कि अब पत्नी क्या है कि उसको मतलब पत्नी बहुत ज्यादा कह सकते हैं आपकी, उसको थोड़ा आभूषण बड़े प्रिय लगते हैं, अच्छे आभूषण हो, और वो खासकर ऐसे दोस्तों के बीच बैठती है, मध्य वर्ग के बीच क्या बोलना था उस टाइम पे, धीरे धीरे मिडिल क्लास ऊपर आना शुरू हुआ था, तो एक ग्रुप सा बनना शुरू हुआ था। तो उन लोगों को जैसे किसी की ज्वेलरी देख ली तो उसकी तारीफ कर दी, एक खास तरह की चीज होनी शुरू हुई, तो उसको भी लगने लगा कि मेरे पास इस तरह का आभूषण क्यों नहीं है, मेरे पास इस तरह का हार क्यों नहीं है। तो अपने पति पर इस तरह का दबाव बनाया, और पति को भी एक समय के बाद लगा कि क्यों भाई, मैं मतलब इतने बड़े सरकारी महकमे में काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ,
बाकी सारे लोग जो ये साथ के मध्यवर्गीय लोग हैं, इनके पास कैसे आ रहे हैं पैसे? क्योंकि ये क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो मैं भी करूंगा, क्या दिक्कत है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, और अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ जीवन में जरूर दूंगा, उपहार स्वरूप दूंगा जरूर। और उसने मतलब गबन किया, और फिर मतलब किस्मत ऐसी थी कि पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो फिर जेल हो गई। और फिर उसके बाद मतलब वो ट्रेजिक अंत है कि वो इस वजह से त्रासद पक्ष का वर्णन इस तरह से। तो गबन इस तरह का उपन्यास प्रेमचंद का है। ठीक है, अलग तरह का उपन्यास है, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। जो इनका उपन्यास है अगला, वो है आपका कर्मभूमि। ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई लोग इसका बहुत महत्व मानते हैं। ये उपन्यास आप कह सकते हैं कि गोदान से ठीक पहले लिखा गया उपन्यास है, और एकदम परफेक्टली होता। लेकिन इसके पीछे जो लेकिन लगता है वो हमने आपको बताया कि इसमें क्या आ गई थी, पुनर्जन्म की कहानी आती है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब इसमें मामला गंभीर हो गया था, थोड़ा सा ये कमजोर पड़ गया। इसकी जो मतलब कह सकते हैं कथा वस्तु है वो कमजोर इसलिए पड़ी क्योंकि अब देखो कोई भी उपन्यास है, आपको बीच में ऐसा नहीं लगा, मतलब पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए ना बीच में, आपको मन करेगी कोई बहुत अच्छा यथार्थवादी उपन्यास चल रहा है, या फिर जैसे कोई आप बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हैं, रोचक फिल्म देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, और उसमें अचानक ऐसा कुछ हो जाए कि लार्जर देन लाइफ हो जाए, या फिर पूरा मतलब उपन्यासी फिल्म ही ऐसी हो कि आप घर से सोच कर क्या रखें। जैसे कोई फिल्म है, जैसे मतलब कोई भी ले लो, हैरी पॉटर देखने गए हैं घर से, तो पता है कि उसमें क्या होने वाला है, झाड़ू पे उठ करके आदमी उड़ने वाला है, तो घर से सोच क्या रखें। लेकिन आप मान के चले हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म कोई भी ले सकते हैं, जैसे ले लो कोई भी अच्छी फिल्म, 3 इडियट्स ले लिया, इस तरह की कोई फिल्म देखने जा रखे हैं, उसके बारे में रिव्यूज इस तरह के है कि भाई ये बेस्ड है किस पर, मध्यवर्गीय एक लड़के के एस्पिरेशन पर बेस्ड है। ठीक है, कि वो क्या करता है, नौकरी की तलाश में जाता है और कैसे संघर्ष करके एक बड़ा आदमी बनता है, इस पर बेस्ड है। अब उसके जीवन में इस तरह के हो रहे हैं कि वहां पर जाकर के फिर वो चमत्कार सीख गया, और ऐसा कोई बाबा मिल गया, वो मंत्र उसको बार बार मिलना शुरू हुआ, अचानक से चमत्कार पे चमत्कार शुरू हो गए, तो आपको बड़ा खराब लग जाएगा कि यार बहुत अच्छी रिदम चल रही थी, और इंटरवल के जस्ट बाद जो हुआ था उसने काम खराब कर दिया। तो इस तरह का उपन्यास आपको लगता है कर्मभूमि कभी कभी, वरना ये गोदान की पृष्ठभूमि का एक शानदार उपन्यास है, इसमें कोई शक नहीं है कर्मभूमि उपन्यास के बारे में। तो एक पंक्ति आप लोग लिख सकते हैं, ये 2 पॉइंट हमको लिखने पड़ेंगे। अच्छा, ये उपन्यास लिखा गया था 1932 ईस्वी में, 1932। तो आप लोग जानते हैं कि 1928 1930 के आसपास पूरी दुनिया में एक वैश्विक आर्थिक मंदी छाई थी। ठीक है, पूरा मतलब आर्थिक मंदी आप लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जो कोरोना के जस्ट बाद आई है, अभी भी हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक रिसेशन पीरियड में हमारी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग सारे देश, लेकिन फिर भी ठीक है, एक संघर्ष का समय था यहाँ पे। तो उस आर्थिक मंदी का कैसा कैसा प्रभाव एक आम आदमी पड़ रहा है, किसान पे पड़ रहा है, जमींदार पे पड़ रहा है, और सरकारों पे पड़ रहा है, तंत्र पे पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं आपको नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आती है कि जो अछूतों की समस्या है कि उनको अस्पृश्य माना जा रहा है, एक दलित विमर्श धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ था, तो ये भी आपको कर्मभूमि में नजर आना शुरू होता है, किसानों की समस्या नजर आनी शुरू होती है। इसके अलावा 1932 का साल याद रखिए, तो इस क्रम में आपको क्या याद रखना है, महात्मा गांधी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, स्वाधीनता का आंदोलन किस स्टेज पर था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 स्टेजेस में चला था, 1930 और 1932। तो उस समय पे ये भी चल रहा था, तो एक तरह से आजादी के आंदोलन का चित्रण भी आपको कर्मभूमि में नजर आता है। ठीक है, तो एक अच्छा सारा कैनवस बन रहा था, एक ही चीज ने खराब किया है, वो पुनर्जन्म की कहानी आती है। तो कर्मभूमि के बारे में लिखिए आप, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, और तो इसमें क्या क्या आता है, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, एक तो ये आता है, प्लस गांधी का स्वाधीनता आंदोलन। मतलब मैं गांधी का इसलिए लिख रहा हूं, वैसे तो पूरे देश का था, लेकिन क्योंकि प्रेमचंद के जीवन में गांधी का खूब महत्व है। ठीक है, तो गांधी के परिप्रेक्ष्य से हम इसलिए लिख रहे हैं गांधी का स्वाधीनता आंदोलन, क्योंकि प्रेमचंद के लिटरेचर में भगत सिंह नहीं है, गांधी है। ठीक है, वरना हम भगत सिंह का आंदोलन लिखते हैं। राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी प्लस गांधी का स्वाधीनता आंदोलन। इसके अलावा अछूत शब्द लिखना ठीक नहीं है, दलित लिखना ठीक है। ठीक है, दलितों की समस्या, दलितों की समस्या प्लस किसान मजदूरों के जीवन का चित्रण आपको नजर आता है। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास में ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा स्त्रियों की भूमिका कि मतलब समाज में कैसी कैसी, प्लस समाज में
स्त्रियों की भूमिका, स्त्रियों की भूमिका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर्मभूमि उपन्यास में आपको नजर आने शुरू होती हैं कि ये सारी चीजें। राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, गांधी का आंदोलन, दलितों की समस्या, किसान मजदूरों का जीवन आ गया, समाज, तो सब कुछ आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये आपने लिखा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इस उपन्यास में पुनर्जन्म की कहानी, मतलब इस उपन्यास में एक पुनर्जन्म की समानांतर कहानी चलती है। इस उपन्यास में पुनर्जन्म की समानांतर कहानी चलती है जो कि इसके कथानक को कुछ कमजोर करती है, जो इसके कथानक को कमजोर करती है, ठीक है। इस उपन्यास में पुनर्जन्म की एक समानांतर कथा चलती है जो कि इस उपन्यास के कथानक को कमजोर करती है, ठीक है। ये तो है आपके लिए कर्मभूमि, ठीक है। तो इसके अलावा अगला लिखिए आप, जो कि द उपन्यास है प्रेमचंद का, जो कि लैंडमार्क है न केवल प्रेमचंद के उपन्यास में बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसका नाम है गोदान। तो इसके बारे में लिखिए आप। इसको लग सकते हैं भारतीय किसान जीवन की महागाथा। इसके बारे में और क्या ही लिखा जाए, किसान जीवन की महागाथा, ठीक है। तो ये महागाथा, इसकी समरी हम आपको उसमें भी दे सकते हैं। हालांकि इसमें दो कहानियां चलती हैं, ठीक है। इसमें दो कहानियां हैं, एक शहर की कहानी, एक गांव की कहानी। तो किसान गोदान के बारे में हम मतलब विस्तृत चर्चा कल करेंगे, क्योंकि हम मतलब इसके बाद यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, कथन वगैरह पूछे जाने की संभावना सबसे कम है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये किसका कथन है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रत्येक पात्र से थोड़ा बहुत रूबरू करवाना जरूरी है। आप मान करके चलिए कि पूरे हिंदी उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आपके लिए गोदान है, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इस पे उपन्यास पे कम से कम हमको आधा घंटा चाहिए ही होगा, इसके उपन्यास, चरित्र वगैरह की। क्योंकि कई बार मैंने एक बार देखा था, हालांकि DSSB में वो पूछा गया था, यानी दिल्ली का जो सिलेक्शन का बोर्ड है उसके PGT में पूछा गया था लेक्चरर में, कि गोदान मतलब कि गोदान के कथानक को कमजोर करना मतलब कौन सी दिए गए विकल्पों में से कौन सा मतलब ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी चीज थी गोदान में जो इसके कथानक को थोड़ा कमजोर करती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि इसमें जो शहर की कहानी है ना, शहरी जीवन की कहानी है, वो उस लेवल पर टच नहीं कर पाए प्रेमचंद जिस लेवल पर गांव की कहानी कर पाते हैं, ठीक है। तो शहर की भी कहानी चलती है, वो गोबर के माध्यम से वहां के शहरी पात्र इंट्रोड्यूस होते हैं उपन्यास में, तो ऐसा लगता है थोड़ा कमजोर हुई है। हालांकि गांव की कहानी तो महान है ही, इसमें कोई नहीं, लेकिन जिस लेवल पर गांव की कहानी है, अगर उसी लेवल पर शहर की कहानी होती तो ये सवाल नहीं उठता। लेकिन थोड़ा सा शहर की कहानी को लेकर के ये डाउट बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसमें आप इतना लिख करके छोड़ सकते हैं, वरना मतलब हो रही झुनिया वगैरह ये सारे कल हम करने ही। इसके अलावा अन्य उपन्यासकारों में अगला आपने उपन्यासकार लिखना है कौन, जो अगले हमारे हैं, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अच्छा, कुछ पॉइंट इनके बारे में इनकी कहानियों के दौरान लिखाए गए थे। इनको इनके उपन्यास, इनके संपूर्ण साहित्य को किसी ने घासलेटी साहित्य कह दिया था, ठीक है। वो नाम मैं भी भूल गया, आपके नोट्स में मेंशन करवाया गया था, शायद नरोत्तम दास था, ऐसा इस तरह का कुछ नाम था। संपादक थे वो एक पत्र के, किस पत्र के संपादक थे, हाँ, किसी पत्र के, तो शायद माधुरी के थे, नहीं माधुरी का तो प्रेमचंद थे, और किसी पत्र के संपादक थे। उन्होंने कह दिया था कि इनका क्या है, घासलेटी साहित्य है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रमुख उपन्यासों के नाम आप फिलहाल लिखते चलिए, पहले नाम आपने नहीं बोलना है, ठीक है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो आपने केवल इनके नाम ही याद रखने हैं, चंद हसीनों के खतूत। कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जिनका केवल नाम नाम रख रहे हैं, मतलब उपन्यासों के नाम याद रहे तो भी आपका काम चल जाएगा। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, दिल्ली का दलाल। तीसरा लिखिए आप, चॉकलेट। चौथा लिखिए आप, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट। इसके अलावा बुधवा की बेटी, बुधवा की बेटी, बुधवा की बेटी।
सरकार तुम्हारी आंखों में सरकार तुम्हारी आंखों में। इसके अलावा लिखिए, अब शराबी नाम से भी शायद है, हाँ शराबी है, शराबी। एक लिखिए, फागुन के 4 दिन। इसके अलावा एक उपन्यास का नाम है जी जी जी, ठीक है, जी जी जी। और एक उपन्यास है इनका आखिरी है जुहू। जुहू आप लोग शायद जानते हो, मुंबई में एक स्थान है जुहू, तो जुहू बीच का नाम भी आपने सुना होगा। तो जुहू, इस तरह से ये इनका एक विस्तृत उपन्यासों की दुनिया है। चंद हसीनों के खतूत से शुरू होती है, जुहू पर आकर के समाप्त होती है। तो ये इनके उपन्यासों के नाम भी आपको ध्यान रहे तो भी काफी है। इसके अलावा जैसे पहला जो उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, मतलब इनके बारे में कुछ पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अरे भाई, ये जाता भी तो नहीं है। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। एक जो उपन्यास है इनका चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, इसके बारे में लिखिए आप कि यह हिंदू और मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह की कहानी है, सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात करती है। तो लिख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम युवक युवती के प्रेम एवं विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित, ऐसा लिख सकते हैं, या सद्भाव का चित्रण। ठीक है, एक उपन्यास इनका ये है। दूसरा लिख सकते हैं आप, एक ये उपन्यास है। इसके अलावा लिखिए दिल्ली का दलाल। इनके सारे उपन्यास ज्यादातर मतलब या तो स्त्रियों के जीवन पर आधारित हैं या फिर सरकार में क्या भ्रष्टाचार है, इस तरह की चीजें। तो चंद हसीनों के खतूत एक, हालांकि इसके बारे में एक तथ्य मैं श्योर नहीं हूं, जहां तक मुझे लगता है कि शायद मतलब पत्र शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास शायद चंद हसीनों के खतूत है। हालांकि ये तथ्य अभी आप मत लिखिए, मैं कंफर्म करके आऊंगा कल, ठीक है। तो इतने भी, इसके बारे में इतना भी रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा मेरे विचार से। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत इसमें तो नहीं है, बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में। ठीक है, अगले उपन्यास का प्रसाद भी कर ही लेते हैं। इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती, तो ये भी कर ही लिया जाए, क्यों ना। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनको कहने की जरूरत नहीं है कि भाई वही वाला मानसिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक यथार्थ, इस तरह के उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। एक उपन्यास है कंकाल, दूसरा लिखिए तितली, और तीसरा लिखिए इरावती। कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास हैं। तो प्रसाद भी आपके इसी के साथ। तो ये
प्रेमचंद युग के जो उपन्यास हैं ये तो आपके समाप्त हो, उपन्यासकार हैं जो ये तो आपके हो चुके हैं। इसके अलावा मतलब क्या चतुर्सेन शास्त्री आपके इसमें है? एक मिनट में सिलेबस में देख लेता हूं। अन्य रचनाकारों में कहाँ चले गए? जयशंकर प्रसाद उग्र हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, साहनी, मुंशी प्रेमदा। अच्छा, इनका नाम नहीं है, मतलब जो मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन आपको इसमें करना जरूर पड़ेगा। कहाँ चला गया? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसके अलावा लिखिए आप प्रेमचंद युग के मतलब अन्य उपन्यासकार। अन्य उपन्यासकारों में एक दो नाम आपको जरूर याद रखना। अन्य, हाँ? क्या कह रहे हैं? हाँ, अन्य उपन्यासकार मतलब एक दो नाम और है ना जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए अन्य नाम इसीलिए लिखाया जाता है। आप नोट्स का पैटर्न समझिए, अन्य उपन्यासकार में निहित है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक दो उपन्यासों का नाम पूछा जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा आप लोग मान के चलिए। तो इसमें जो नाम आता है, इसमें चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री नाम है, ठीक है। और ये बहुत बड़े उपन्यासकार हुए चतुर्सेन शास्त्री जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो इनके उपन्यासों का नाम, दो तीनों का नाम आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हृदय की परख, हृदय की प्यास, हृदय की परख, दूसरा लिखिए आप हृदय की प्यास, हृदय की परख, हृदय की प्यास। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हैं, ये वैशाली की नगर वधु है, लेकिन इससे पहले एक दो नाम और हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हाँ, व्यभिचार इनका एक नाम है, व्यभिचार, व्यभिचार। अब इनके सारे उपन्यास याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मेन है चतुर्सेन शास्त्री के, मतलब पूरे साहित्य की सबसे मतलब अचीवमेंट के स्तर की चीज है वो है वैशाली की नगर वधु। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, वैशाली की नगर वधु, ये पूछा जा सकता है। एक वैशाली की नगर वधु काफी बार पूछा गया है, मैंने देखा है। और इसके अलावा एक वयम रक्षाम नाम से इनका उपन्यास आता है, ये भी पूछा जाता है, वयम रक्षाम एक उपन्यास ये है जो आपको करना जरूर है। इसके अलावा एक उपन्यास और है, नहीं दो उपन्यास लिख सकते हैं आप, एक लिखिए आलमगीर और एक है सोमनाथ। एक लिखिए आलमगीर, एक लिखिए आप सोमनाथ। आलमगीर और सोमनाथ, तो ये सारे उपन्यास हैं चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बहुत सम्मानित नाम है, ठीक है। इसके अलावा वैसे एक दो नाम और हैं, जैसे एक शिव पूजन सहाय है, शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है देहाती दुनिया, इनका नाम भी आपको लिखना चाहिए मेरे विचार से, शिव पूजन सहाय। फिर आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, बाकी कल गोदान करना ही है, शिव पूजन सहाय, गोदान करना है मतलब गोदान पढ़ना है, ठीक है। गोदान शिव पूजन सहाय, इनका उपन्यास लिखिए देहाती दुनिया, और इसका महत्व है ये पूछा भी जा सकता है। देहाती दुनिया, हाँ लिख सकते हैं इसको। कुछ आलोचकों ने, कुछ आलोचकों ने इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है, इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है, आंचलिक उपन्यास माना है। तो ये है भाई, तो ये था आपका प्रेमचंद युग, ठीक है। तो बाकी जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, कल गोदान पे बात करनी है, एक दो उपन्यासों के बारे में और भी करनी पड़ेगी, थोड़ा पात्र वगैरह, इसकी फोटो मैं ले लेता हूँ ताकि कम से कम ग्रुप में डाली जा सके। ठीक है, चलिए तो फिर बाकी कल